भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। कई राज्यों में प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय से चल रही है। राजस्थान की जहां तक बात करूं तो इसमें अभी सेल्फ एन्यूमरेशन यानी स्वगणना प्रपत्र आप खुद भी भर पा रहे हैं। 16 मई से प्रगणक भी आपके घरों तक पहुंचेंगे। यदि आप नहीं भी भरें तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आप यदि जानकार हैं, भर सकते हैं, तो मोटा मोटी जानकारी यदि भर देंगे तो जो आपके प्रगणक आएंगे, जनगणना करने वाले साथी आएंगे, उनकी आप हेल्प कर पाएंगे। अब इसको लेकर के कई सारे कन्फ्यूजन पैदा हो रहे हैं। आप यूट्यूब के माध्यम से या अनेकों अनेक सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियोस देख रहे होंगे, जानकारी पढ़ रहे होंगे, लेकिन फिर भी कई सारे कन्फ्यूजन हैं जो आप दूर नहीं कर पा रहे हैं, उसके संबंध में आपको कन्फ्यूजन है। हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि जनगणना जो आप स्वगणना प्रपत्र या न्यूमरेशन फॉर्म भर रहे हैं, उसमें किस प्रकार से कौन कौन से सवालों को लेकर के लोग कन्फ्यूज हैं। वो सारे के सारे सवाल आप लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। मैं गजेंद्र बिश्नोई आप सभी का हमारे नए चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आप यदि अभी भी चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहली समस्या ये आती है लोगों के सामने कि मैं परिवार का मुख्य किसे चुनूं। आपको मुखिया उसे चुनना है जो आपके परिवार के निर्णय लेता है। परिवार का मुखिया उसे कहा जाता है जो आपके परिवार के निर्णय लेता है। यदि आप पुरुष को मुखिया बनाएं या महिला को मुखिया बनाएं, उससे कहीं कोई इफेक्ट नहीं होने वाला आगे जा करके। राजस्थान के अंदर ये जरूर है कि जन आधार कार्ड के अंदर महिलाओं को मुखिया बनाया गया है, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय है जनगणना। इसमें किसी भी तरह से महिला को मुखिया बनाएं या पुरुष को मुखिया बनाएं या आपके माता पिता को बनाएं, दादा दादी को बनाएं, किसी को भी मुखिया बनाएं, आप सेल्फ मुखिया रहें, उससे कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। आपके परिवार में अधिकतर निर्णय लेने की क्षमता जिस सदस्य के पास है, उस सदस्य को आपको मुखिया मानना है। समस्या नंबर 2 कि हम 2 भाई हैं, दोनों शादीशुदा हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, सभी भरा पूरा परिवार है, एक ही मकान में रह रहे हैं। तो हमें किसको मुखिया मानना चाहिए, उसमें कितने मकानों की गणना करवानी चाहिए। इस जनगणना के अंदर मकान की परिभाषा और भवन और मकान 2 चीज़ें मानी गई है। भवन का मतलब ये हुआ कि एक भवन के अंदर अनेकों मकान हो सकते हैं। यहाँ पर भवन का मतलब हो गया अपार्टमेंट, यानी एक भवन है, उस भवन के अंदर कितने मकान हैं और कितने लोग रह रहे हैं। आपको स्थिति क्लियर कर दूं, मकान का मतलब इसमें ये रखा गया है कि एक 4 दीवारी का रूम जिसके चारों दीवारें हो, जिस पर छत हो, चाहे छत कच्ची हो चाहे पक्की हो, वो मकान माना जाएगा। और वो लोग अलग से खाना बनाते हो, चाहे खाना आप पक्की रसोई में बना रहे हैं, चाहे खुले में बना रहे हैं, चाहे किस तरह से बना रहे हैं, उसी रूम के अंदर बना रहे हैं, वो मकान की परिभाषा में आता है। यदि आप 2 भाई हैं, माता पिता हैं, सब एक ही जगह खाना बना रहे हैं, एक साथ ही रह रहे हैं, तो आप एक मकान, चाहे आपके अलग अलग राशन कार्ड हो सकते हैं, दोनों भाइयों के राशन कार्ड अलग है, माता पिता का अलग है, दादा दादी का अलग है, इसमें राशन कार्ड से परिवार का या उसका मकान का कहीं कोई लेना देना नहीं है। आप किस तरह से उस भवन के अंदर रह रहे हैं, यदि आप एक ही जगह, आपका एक ही रसोई है, एक एक जगह आप खाना बना रहे हैं, सभी एक साथ ही रह रहे हैं, तो आप उसको एक ही मकान के रूप में गिन सकते हैं। यदि आप चाहें, दोनों भाई अलग अलग खाना बना रहे हैं, उनका मकान एक ही बना हुआ है, तो आप जहाँ जितने जगह रसोई का खाना बन रहा है, जितने चूल्हे बने हैं, उन चूल्हों के अनुसार आपको मकान माना जाएगा। उस भवन वो एक ही होगा, लेकिन उसके अंदर मकानों की संख्या अलग अलग दी जाएगी, उसमें मकान अलग होगा। ठीक है, तो ये भवन और मकान के संबंध में आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। उसके बाद अगला आ रहा है, गांव में मकान नंबर कैसे अलॉट होंगे। ये परगना का काम है। ये जब 16 मई से स्टार्ट होगा काम, वो क्षेत्र वाइज नजरी नक्शा बनाएंगे, वो कहाँ से उनको मकान नंबर शुरू करना है, मकान वो मकान नंबर शुरू करेंगे, एक एक को मकान नंबर देंगे। प्रत्येक भवन के अंदर कितने मकान हैं, कितने लोग हैं, कितने परिवार हैं, वो मकान नंबर उन्हीं को देंगे। चाहे आपका मकान है वो कच्चा है, घर है, छप्पर है, या प्लास्टिक का बना हुआ है, या पक्का मकान है, कच्चा मकान है, ईंटों का बना है, कैसे भी बना है, यदि परमानेंटली उसके अंदर कोई परिवार रह रहा है तो वो मकान माना जाएगा। लेकिन परिवार घुमंतु है, आज इस गांव में कल किसी और गांव में रहते हैं, उनका परमानेंट कोई आशियाना नहीं है, उनका फ़िलहाल मकान का सूचीकरण नहीं किया जाएगा, उनके मकान के नंबर अलॉट नहीं किए जाएंगे। बाद में जब जनगणना होगी तो 31 मार्च 2027 को वो जहाँ पर भी रह रहे होंगे, सभी भारत भर के प्रगणक है, वो उसके इलाके के अंदर जहाँ का उसको जनगणना का एरिया दिया गया है, 31 मार्च के दिन वो जहाँ पर भी ऐसे लोग जो बिना मकान के रहते हैं, उन सभी की गणना करेंगे। ठीक है, तो आपको मकान के संबंध में कन्फ्यूजन दूर कर लेना चाहिए। भवन विहीन या किराए पर रहने वालों के लिए क्या करना चाहिए। किराए पर रहने वालों को अपना मकान, जैसे मैं अभी बाज़ार में रहता हूँ किराए पर, और मेरा परमानेंटली एड्रेस गांव का है, वहाँ पर गांव में मेरा छोटा मोटा मकान बना हुआ है,
तो मुझे मकान या मेरी जनगणना वहाँ गांव से करवानी चाहिए, किराए के मकान से नहीं करवानी चाहिए। क्योंकि किराए का मकान तो आज आप रह रहे हैं, कल चेंज कर देंगे। आपने आज यहाँ की लोकेशन डाली, अब 15-20 दिन बाद परिगणक आएंगे, आपने मकान तो चेंज कर लिया। आप हो सकता है जहाँ आप किराएदार रह रहे हैं, किराएदार ने आपको चेंज करवा दिया। तो आपको जो भी व्यक्ति किराए से रह रहे हैं उसको वहाँ से गणना ना करवा करके, जहाँ आप मूल निवासी है, जहाँ पर आपका आधार का एड्रेस है, जहाँ पर आप मूल रूप से निवासरत रहते हैं, वहीं का एड्रेस डलवाना है। आप ये कहेंगे कि यार हम तो बड़ी मेट्रो सिटी में रहते हैं, जैसे गांव का व्यक्ति है, बिजनेस के पर्पज से बॉम्बे रहता है, बेंगलोर रहता है, दिल्ली रहता है, हैदराबाद रहता है, वहाँ रहता है, तो वो क्या करेगा? वो उसको क्या करना है, यदि आप सेल्फ न्यूमरेशन फॉर्म भर देते हैं तो कोई इश्यू नहीं है। आप सेल्फ न्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरते हैं, आपके घर पे परिगणक पहुंचेंगे, आपका घर बंद मिलेगा, तो वो घर का मकान नंबर एक बार अलॉट कर देगा। उसके बाद जब जनवरी से लेकर के मार्च 2027 के अंदर गणना होगी, उस दौरान आप है, आपके मोबाइल नंबर उसके अंदर होंगे। आपका मोबाइल नंबर अड़ोसी पड़ोसी से भी ले सकता है, आप जो परिगणक है उससे संपर्क करते हुए आपकी गणना है वो उस दौरान आप लोग आराम से करवा पाएंगे, कहीं कोई इश्यू नहीं है। जो भी साथी मकान किराए से रह रहे हैं उनको अपने मूल निवास के स्थान से करवाना चाहिए। अब कंडीशन नंबर एक और बनती है, कई सेठ धनाढ्य लोग ऐसे हैं जिनके अनेकों शहरों में मकान हैं और घर पर भी मकान है। उसको क्या करना चाहिए, कहाँ से जनगणना करवानी चाहिए? उस कंडीशन के अंदर जैसे कोई एक नौकरी पैसे वाला बंदा है, जहाँ नौकरी कर रहा है वहाँ उसने मकान ले लिया, ठीक है, किसी भी एक ऐसा बड़ी बिल्डिंग बनी है, उस बिल्डिंग के अंदर अपार्टमेंट के अंदर उसने अपना छोटा सा आशियाना ले लिया, 2 BHK 1 BHK, वो वहाँ रह रहा है परमानेंटली। अब गांव में बहुत कम आता जाता है, वार त्यौहार को आता है। उसको क्या करना चाहिए? उसके लिए ये रहेगा कि आपके आधार में या आपके डॉक्यूमेंटली जहाँ का एड्रेस है और जहाँ पर आप अधिकतम समय आगे भविष्य में भी रहेंगे और वर्तमान में रहते हैं, वहाँ पर आपको अपनी जनगणना करवानी चाहिए। जैसे कई लोग हैं वो सिटियों में शिफ्ट हो गए हैं, वहाँ पर अपना आधार का एड्रेस, अपने मूल निवास, अपने सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स वहाँ सिटी के बना लिए हैं, गांव में उनका नहीं है, तो गांव में भवन संख्या यानी मकान संख्या उनकी अवश्य लगेगी, लेकिन वो मकान खाली माना जाएगा, उसके अंदर कोई नहीं रहता है। वहाँ की जनगणना में आपका संख्या 0 लग दी जाएगी, उस भवन में, उस मकान में कोई नहीं रहता है। लेकिन जहाँ पर भी आप रह रहे हैं, जहाँ आप जनगणना करवाएंगे, आपको ऑल ओवर इंडिया में एक जगह करवानी। ऐसा नहीं है कि मैंने तो वहाँ भी करवा दी, यहाँ भी करवा दी। वोटों में जैसे 2-2 जगह लोग नाम लिखवा देते हैं, वैसे आपको नहीं करना है। जनगणना के अंदर आपको एक ही जगह जनगणना करवानी है। यदि आपका परमानेंट जहाँ का एड्रेस है वहाँ का घर को घर मानते हुए, मकान मानते हुए, वहाँ के अनुसार, एड्रेस के अनुसार आपको जनगणना में अपना डाटा फीड करवाना चाहिए। तो आपको शहरों के अंदर या एक से ज़्यादा मकान होने वाली स्थिति भी क्लियर हो गई, जहाँ पर हम लोग परमानेंट ज़्यादा टाइम तक रहते हैं। आप ऐसा ना सोचें कि परिगणक आएंगे तब मैं वहाँ मिलूंगा ही नहीं। परिगणक आपके पास आपके मोबाइल नंबर होंगे, उसके थ्रू संपर्क कर सकता है, आपको मोबाइल के माध्यम से भी परिगणक को संख्या लिखवा सकते हैं। वहाँ ऑन स्पॉट हाजिर होना कोई ज़रूरी नहीं है, आप जहाँ पे भी होंगे आप आराम से अपनी जनगणना के अंदर डाटाज फीड करवा सकते हैं। अगला सवाल है, दंपतियों की संख्या में क्या लिखें? जब आप स्वगणना प्रपत्र भर रहे हैं तो वह दंपतियों की संख्या पूछी जाती है। यहाँ दंपतियों की संख्या से मतलब है कितने विवाहित जोड़े हैं, यानी आपके माता पिता हैं, आप और अपनी पत्नी हैं, विवाहित जोड़ों को ही दंपति माना जाता है। जैसे आपके परिवार के अंदर एक महिला है, उसका पति की डेथ हो गई, तो वो दंपति नहीं मानी जाएगी, वो विधवा महिला मानी जाएगी। या एक पुरुष है, उसकी महिला की डेथ हो चुकी है, तो वो दंपति नहीं मानी जाएगी। दंपति का मतलब सीधा सा है जिसमें लोग लुगाई यानी पत्नी और पति दोनों जिंदा हैं, रह रहे हैं। तो ये हो सकता है एक मकान के अंदर दो, एक से ज़्यादा दंपतियाँ रहती है, जैसे माता पिता और उसकी संतान और उसकी बेटे की बहू रहती है, तो ये 2 दंपति हो गई। तो जितने भी जोड़े रह रहे हैं पति पत्नी के रूप में, वो दंपति के रूप में काउंटेबल होंगे। तो इस तरह से आपको इस जनगणना के संबंध में जहाँ पर भी डाउट्स थे सारे क्लियर करने का हमने प्रयास किया है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो वीडियो देखने के बाद कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। सभी साथियों से मेरी गुजारिश रहेगी, वीडियो को देख अवश्य लीजिएगा, फिर कमेंट करिएगा, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हमने जो बताई है वही चीज़ें आप सवाल करेंगे, केवल थंबनेल दे करके सवाल करेंगे तो ठीक नहीं लगेगा और उसका जवाब देने में हम भी असमर्थ हो पाएंगे। आप सेल्फ न्यूमरेशन फॉर्म या स्वगणना प्रपत्र किस प्रकार से भरेंगे उसके संबंध में हमने अलग से वीडियो बना रखा है, उसका है वो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ पर जाकर के आप वो वीडियो भी देखते हुए उसमें भी हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे कौन से सवाल का किस तरह से आपको जवाब देना है। सारी चीज़ें आपको क्लियर करने का हम प्रयास करेंगे। आप यदि इस जनगणना का जो स्वगणना प्रपत्र है उसको भरना चाह रहे हैं खुद के माध्यम से और प्रगणना की हेल्प करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे उस वीडियो को देखते हुए आराम से गणना प्रपत्र भर सकते हैं। आप सभी से मेरी पुनः गुजारिश रहेगी, आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।